हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 7th का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। और इस पर बेस्ड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। और आज से हम नया जो चैप्टर है आपका घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर, इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे कि प्रीवियस जो आपका चैप्टर था वहां पे आपने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या इसमें इस साल आपको पढ़ना है, क्योंकि कुछ सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है तो उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या क्या पढ़ा था ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे नया चैप्टर आपका जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये चैप्टर आपका हमने स्टार्ट किया। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि व्यंजक क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि आपके पास जैसे एक समीकरण लिखते हैं आप। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ आपके गुणांक होते हैं यानी कि कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल्स जैसे आप एक्स वाई जेड ए बी सी, इन सबको आप क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहा जाता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी नंबर होते हैं वेरिएबल्स का जो मान है वो आपका चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसे कि जो भी आपके नंबर हैं वो सब आपके कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कहा, वेरिएबल्स हो गए आपके ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, ये आपके सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस टाइप का, तो वो आपके वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट का मान फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आता है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो देखिए जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के साथ गुणा में जो भी टर्म्स आपको जो भी आपको नंबर लिखा होगा उसको आप कहेंगे वो आपका क्या है, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहलाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, जहां भी आपको डाउट होता है आप हाथ खड़े करके, क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, मैं आपको एक रिवीजन के तौर पे आपको करा रही हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। जिन बच्चों को जहां पे डाउट है, ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट है आप हाथ खड़े करके माइक लेके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया है, हम उसे आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने क्या कहा, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म का मतलब है कितने पद होते हैं, पद क्या होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो देखिए पद का मतलब देखिए, ये देखिए 4x², यहाँ पर ये क्या है, एक पद है। दूसरा पद इसका हो गया है 2xy और तीसरा पद यहाँ पे y। ठीक है, यानी कि किसी वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, या वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो मिश्रित रूप होता है यानी कि उनका जो गुणा में जो रूप होता है, उनको अगर आप प्लस माइनस से अलग कर रहे हैं तो इनको आप टर्म्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4x² एक टर्म्स है, इसके बाद 2xy ये दूसरा पद है और तीसरा पद यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको टर्म्स बता दिया कि ये कितने पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे पहला पद ये है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजक में पद क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया बेटा, आ गया आपको। ठीक है, तो जहां आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि रिवीजन हम करा रहे हैं और पूरा बता रहे हैं क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो उसको आप दोबारा से पूछ लेंगे। तो पद क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक व्यंजक लिखा है, उस व्यंजक में 4x² पहला पद है, 2xy आपका दूसरा पद है और 5 आपका तीसरा पद है। ठीक है, तो ये पद हो जाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। इसके बाद कोफिशिएंट हमने पीछे भी बताया, और कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक व्यंजक लिखा, यहाँ पे एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 10 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप एक्स वाई का कोफिशिएंट बता देंगे। ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल दिए थे, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी आपने समझ लिया है। इसके बाद फैक्टर ऑफ अ टर्म, किसी टर्म्स का, किसी पद का आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और ट्री के माध्यम से आप कैसे इसको दर्शाते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका क्या है, कोई एक्सप्रेशन है, ये आपका कोई पद है। ठीक है, कौन सा है पद, ये आपका पद है 3xy। तो देखिए यहाँ 3xy का मतलब क्या है, इसको आप क्या लिखेंगे, 3 × x × y।
ठीक है, तो तीनों पदों को आप ट्री के माध्यम से इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार 2x², तो x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x। ऐसे ही 10xy, तो 10 को आप 5 टू जे इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके इसके फैक्टर करना चाहते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने पढ़े। इसके बाद कोई एक्सप्रेशन है, उसके आप किस तरह से, पहले आप पदों को सेपरेट करेंगे, इसके बाद हर पद का आप क्या निकालेंगे, ट्री माध्यम से ट्री बना करके उसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में दो पद हैं, 4x² और -3xy। इन दोनों पदों को हमने पहले अलग लिखा, इसके बाद 4x² को आप क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय x और x, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको भी आप लिख सकते हैं 3x और x, यानी कि -3xy को आप क्या लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x यहाँ पे y है तो y लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसके इस तरह से हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको दिया था, आपको क्या बताना था, टर्म विथ x और कोफिशिएंट विथ x, तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, यानी कि समान और असमान पद। तो समान पद क्या होते हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं, वेरिएबल्स जब समान हो, चर जब समान हो, तो ऐसे पदों को हम लाइक टर्म्स या समान पद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3x, 7x, 8x और 5x हमने लिखा है, तो इन सारे पदों को लाइक टर्म्स या समान पद कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो लाइक टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन कर रहे थे और उनको सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो सिंप्लीफाई में हम लाइक टर्म्स को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। इसके बाद अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, असमान पद क्या होते हैं, वे टर्म जिनके वेरिएबल्स अलग अलग हों। ठीक है, जिनके वेरिएबल्स अलग अलग हों, जैसे 4xy प्लस 6y, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने का मतलब, जब लाइक टर्म्स होते हैं तो आप वेरिएबल्स को एज इट इज लिख लेंगे और इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। लेकिन जब इनको आप ऐड कर रहे हैं तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, जो अनलाइक टर्म्स हैं या असमान पद हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर मोनोमियल यानी कि एक पदी, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल यानी एक पद, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, एक ही टर्म हो, उसे क्या कहा जाता है, मोनोमियल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिखा है, 7xy माइनस 5m 3x² 6z, और ये सब क्या है, एक पदी है, क्योंकि इन एक्सप्रेशन में एक ही पद आपको दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा कोई पद है ही नहीं, तो ये एक पद ही कहलाएंगे। दूसरा है बाइनोमियल यानी कि द्विपद, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो असमान पद हो। तो मैंने आपको कहा था कि इस दो असमान पद को आप ध्यान देंगे, कभी भी यहाँ पे समान पद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको ऐसा दिया जाए 3x प्लस 4x और आप इसको बाइनोमियल नहीं कह सकते हैं, द्विपद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पदों के जो कोफिशिएंट हैं वो ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद ये आपस में एक ही पद बन जाएगा। तो ये इसके कोफिशिएंट देखिए, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम चर वाले ये पद हैं, इन सेम चर वाले पदों को के जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 3 प्लस 4 आपका 7x हो जाएगा और ये फिर से आपका क्या बन जाएगा, मोनोमियल यानी कि एक पद ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देंगे। आपके पास चूज करने को दिया होगा, बहुत सारे आपको एक्सप्रेशन दिए होंगे, वहां पे आपको बताना होगा बाइनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो इस चीज का आप वहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए कुछ पद लिखे हैं हमने एग्जाम्पल के तौर पे, x प्लस वाई, तो ये द्विपदी है, m माइनस 5 ये भी द्विपदी है, 3xy माइनस 6 ये भी द्विपदी है, इसके बाद a² माइनस b² ये भी आपका द्विपदी है। ठीक है, त्रिपदी ट्राइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कंटेनिंग 3 अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या कहा कि अनलाइक को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लाइक टर्म्स ना हो। अगर लाइक टर्म्स होंगी तो वो फिर से ऐड या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उनका, तो वो पद आपके क्या हो जाएंगे,
एक ही पद बन जाएगा, मोनोमियल पद बन जाएगा, वो आपका एक पद ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 4xy प्लस 5z प्लस 6, तो यहाँ पे आपके 3 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये त्रिपदी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन आपने कर लिए थे। इसके बाद हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको समझ में नहीं आया है, और इसकी जो एक्सरसाइज 2 है, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज क्या था कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मान निकालने के लिए बच्चे आपके पास जैसे कोई एक्सप्रेशन दे दिया था 3x + 4 इस तरह से, और आपको x बराबर 2 रखना था और इस एक्सप्रेशन का मान निकालना था, तो डायरेक्ट हमने मान रखा था और इसकी वैल्यू निकाली थी, इसका मान हमने निकाल दिया था। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए आपने दो पदों को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो सिंप्लीफाई के लिए जैसे आपके पास 4x + 6y + x - 3 और +4, तो इस तरह से अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा था तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना था। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या कहा, लाइक टर्म्स यानी कि समान पद वालों को आपने एक तरफ करना है। ठीक है, और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x ये वेरिएबल्स है और इसका भी x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 4 है और इसका 1 है, क्योंकि जिसके आगे से कुछ नहीं होता है उसके आगे से 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 4 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, पहले इनको अपनी सुविधा के लिए इस x को आगे ला रहे थे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो 6y - 3 + 4, तो ये दोनों ऐड होके 5x हो जा रहा है, और प्लस में देखिए y की टर्म्स तो कोई है ही नहीं, तो 6y एज इट इज रहेगा। इसके बाद माइनस में, अब माइनस क्यों, प्लस माइनस का माइनस होगा और प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो 4 है वो पॉजिटिव का है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो सिंप्लीफाई करना भी हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। किसी भी बच्चे को कोई डाउट्स इन जो भी हमने पढ़ा है ये पूरे चैप्टर में, तो जहां पर भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जीआईसी बड़ो वाला, चलिए चलिए कोई बच्चा मुझे बताएगा इस वाले एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में कितने पद हैं, कितने पद हैं, किसी को आता है जीआईसी डुंगरी से, हाथ खड़े कर लेंगे। कितने पद हैं इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को आ रहा है लेकिन आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, यहाँ के जो चर हैं वो चर कौन कौन से हैं, चर यहाँ पर हैं आपके x और y, वेरिएबल्स इनको कहा जाता है। x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 6। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 7 है। आई बात समझ में, 3 पद हैं इस एक्सप्रेशन में। चर यहाँ पर क्या है, चर यानी कि वेरिएबल्स इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स, और कोफिशिएंट यानी कि आप इसको गुणांक कहेंगे। कितने, x का गुणांक 4 है और y का गुणांक ये भी गुणांक कहलाएगा, और ये आपका अचर कहलाता है, कांस्टेंट को अचर कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपके एक तो 3 पद हैं, आई बात समझ में। इसके बाद वेरिएबल्स यानी कि चर यहाँ पे x और y हैं। ठीक है, कांस्टेंट इसमें 7 है जिसको अचर कहा जाता है। इसके बाद गुणांक यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यानी कि x का गुणांक कितना है, 4 है, और y का गुणांक कितना है, 6 है।
ठीक है, किस तरह का ये पद है, तो ये आपका त्रिपद है, 3 पद है इसमें, तो ये आपका त्रिपद है। ठीक है, और ध्यान से देखें, समझ में आई बात। यहां पर मैं एक दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दूं, 3m, ये कैसा पद है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो ये आपका एक पदी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पद है, तो इसको हम कहेंगे एक पदी, ये आपका एक पदी कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं 3m प्लस 4n कहूं तो ये आपका द्विपद होगा, द्विपद आपका व्यंजक कहलाएगा। और अगर x3x प्लस 3y, या 3 ना लिखे कुछ और लिखें, प्लस में 7y प्लस 3, इस प्रकार से है, तो इसको आप कहेंगे त्रिपद कहलाएगा। तो ये आपका त्रिपद कहलाएगा। और इन व्यंजकों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ना तो जवाब दे रहे हैं और आंसर कर रहे हैं, लेकिन हाथ खड़े करने के बाद आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो यानी कि आपको सब आता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है घातांक और घात। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो हेडिंग डाल लेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो बच्चों आपने छोटी क्लास में क्या किया था, जब हम 10 को क्या करते थे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, या फिर 10 ना कह के मैं क्या कहूं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, चैप्टर का नाम आप डाल लेंगे घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जिसके पास पुरानी बुक है उनकी 13 एक्सरसाइज है, और जिनकी नई बुक है उनकी 11 ये चैप्टर है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम छोटी क्लासेस में ऐड करते थे, क्या करते थे, नंबर को ऐड करते थे। ठीक है, सबसे पहले जो ऑपरेशन है वहां पे आपने क्या किया था, ऐड करना सीखा था, एडिशन करना सीखा था। ठीक है, जोड़ना सीखा था। ठीक है, तो जब कोई विद्वान थे उन्होंने पहले ऐड किया, फिर क्या हुआ, कुछ नंबर रिपीट हुए जिनको ऐड कर रहे थे। ठीक है, रिपीट हुए, जैसे 10 10 10 10 10। ठीक है, तो जरा इसको ऐड कीजिए, बताइए कितना आएगा आंसर। इस नंबर को ऐड करके आंसर बताइए कितना आएगा, जल्दी से। ऐड करना तो आता होगा, नहीं तो इसको ऐड कीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। माइक ले लीजिए जिसको आंसर, तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। देखिए 10 और 10 20 30 40 50। ठीक है, 50 आ गया। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 और 2 4 प्लस 6, फिर 8 और 10। ठीक है, फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक ही नंबर को बार बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब ये तो छोटा नंबर है, हमने क्या किया, छोटे नंबर हैं, कम है ये। अब यहाँ पे आप 10 को 100 बार क्या करें, प्लस कर दें, तो फिर मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा और आपकी कॉपी भर जाएगी, फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो उन्होंने एक विधि सोची कि क्यों ना एक ही नंबर को जब हम रिपीट कर रहे हैं, जब एक ही नंबर को रिपीट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सरल तरीका क्या है जिससे हम इसमें बार बार 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस ना लिखें। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो रिपीटिंग एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है वो एडिशन से ही आया। जो आप गुणा करते हो उसका मतलब क्या है, वो सम करने की ही एक शॉर्ट विधि है। ठीक है, वो कैसे, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 5 टाइम 10 को आपने 50 लिखा, और यही 10 जो है अगर 100 बार आ जाए तो फिर आपकी कॉपी भी भर जाएगी और 10 आप प्लस करते करते थक जाओगे। फिर आया कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, तो यानी उन्होंने दिमाग लगाया 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार।
क्यों ना उन्होंने क्या कहा, क्योंकि नंबर तो सेम दिख रहे हैं, नंबर तो सेम है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 5 10 जे 5 1 जे 5 50 आ रहा है। सेम चीजें आ रही है, ठीक है, सेम चीजें आ रही है, यही करते थे, ठीक है। तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट आया कि जो रिपीटिंग एडिशन है वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम, देखिए अब हमने टर्म्स को गिने 1 2 3 4 5 और नंबर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय, या यहाँ पे 2 है नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और इसको शॉर्ट टर्म में क्या लिख दिया, इसको शॉर्ट टर्म में क्या लिख दिया आपने, 10, ठीक है, शॉर्ट में इसको 10 लिख दिया, ठीक है। आया यहां तक आपको समझ में, ठीक है। तो जो रिपीटिंग नंबर थे, जब नंबर ऐड होते थे तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके उस कितनी बार वो नंबर आया है तो सेम आपका आंसर आता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है। देखिए जब किसी नंबर को आप क्या करते हैं, इसी 10 की बात करें, ये एडिशन है और इसको हम क्या लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना आ जाता है, ये भी आपका 50 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 10 को आप क्या करें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखिए 10 आपका रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमने क्या किया 10 को बार बार, यानी 10 का मतलब 10 से नहीं है, यहाँ पर सेम नंबर से है। इस 10 के अलावा यहाँ पर 2 भी आ सकता था, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर दें, फिर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे 10 की जगह पर मैं 3 भी लिख दूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितने टाइम्स 1 2 3 4 5, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 5। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 है इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, घातांक। तो इसको हमने क्या किया, घातांक के फॉर्म में लिख दिया है, घातांक के रूप में इसको लिख दिया है। समझ लीजिए पहले, बेटा अभी समझोगे नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इसलिए समझ लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो 10 है इस 10 को कहा जाता है बेस, यानी कि आधार, इसको कहा जाता है आधार, ठीक है। और इस पूरे टर्म्स को हम कहते हैं पावर, इसको कहा जाता है घात या पावर। आई बात समझ में। हमने क्या कहा, हम कहां से चले, एडिशन से, कि जैसे आप एडिशन को जब बार बार कोई नंबर रिपीट होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख देते हैं, जितनी बार वो नंबर आता है उस नंबर से उतने टाइम, जितने टाइम वो आपने मल्टीप्लाई किया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 5 टाइम आया है, 1 2 3 4 5, तो हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो आपके पास 50 आया। तो हमने देखा आंसर सेम आ रहा है, ये आप किसी भी नंबर के साथ कीजिए ये सेम आएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से जब 10 की मल्टीप्लाई देखिए 5 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है, जब 10 टाइम्स आएगा या 15 टाइम्स आएगा तो आप उस टाइम 10 की पावर 15 लिख देंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। क्या कहा, जब आपके पास नंबर रिपीट होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो आप उन नंबर को, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर की पावर, देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 और 5 टाइम्स, तो मैंने क्या किया 10 की पावर 5 लिख दिया है।
जो मैंने यहाँ इसकी पावर 5 लिखा है, इसी को एक्सपोनेंट कहा जाता है, घातांक कहा जाता है। इस 10 को हम बेस कहते हैं और इस पूरे टर्म्स को पावर कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, इस पूरे टर्म्स को हम घात कहेंगे। तो घात और घातांक में आपको समझ में आया? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा है घातांक के बारे में कि हम बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हो? जो भी बड़ी नंबर होते हैं उनको आप घातांक का प्रयोग करके संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10,000 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। और इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4। तो इसको आप लिख लीजिए इतना। ठीक है, जो संक्षिप्त संकेतन है 10 की पावर 4 गुणनफल इसको व्यक्त करता है। जो यहाँ पर 10 की पावर क्या लिखा है? 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 किसको व्यक्त किया करता है? यानी कि अगर आपके पास इस तरह से 10 की पावर 4 दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 4 टाइम। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं? 10 की पावर 4 को 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। ये पावर है इसकी घातांक है, इसका एक्सपोनेंट है वो। ठीक है, 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मतलब नहीं है, यहाँ पर आप किसी की नंबर की बात कीजिए। जब हम 5 की पावर 2 लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे 15 की पावर 3 लिखूं तो मैं 15 को 3 टाइम 15 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी कि जिस नंबर के ऊपर से पावर लिखा होगा उस नंबर को उसी से जितनी पावर लिखी है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? तो क्या क्या कहा कि संक्षिप्त संकेतन 10 जो ये संक्षिप्त रूप में लिखा है 10 की पावर 4 गुणनफल इसको व्यक्त करता है, इसको प्रदर्शित कर रहा है वो कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है जो मैं यहाँ पे लिखा है। तो इसको आप कॉपी भी करते रहिए, को व्यक्त करता है। और यहाँ 10 आपका आधार है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी नीचे होगा जिसकी भी आप पावर लिखेंगे वो आपका बेस कहलाएगा, वो आधार कहलाएगा। उसको आप आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, और 4 आपका क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। यहाँ पे 4 आपका 10 की पावर 4, इसको तो आप क्या कहेंगे? ये आपका बेस होगा, आधार होगा। ठीक है, और 4 आपका क्या होगा? घातांक यानी कि एक्सपोनेंट। घातांक यानी आप इसको कहेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? और 4 की 10 की घात 4 को आप क्या कहेंगे? 10 के ऊपर घात 4 ऐसे कहेंगे। ठीक है, या केवल 10 की चौथी घात पढ़ा जाता है। ठीक है, और 10 की घात 4 को आप क्या कहेंगे? 100 का घातांकीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा, इसको फॉर्म कहा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? घातांक क्या होता है? हम जब बड़ी संख्याओं को क्या करते हैं? घातांकों के प्रयोग करके संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में उसको लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे हमने 10,000 को क्या लिखा है? 10 को 4 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा नंबर था और इस बड़े नंबर को हमने इस तरह से एक्सपेंड करके लिखा। और फिर इस एक्सपेंड जो आपने यहाँ पर बड़ा संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, ठीक है, तो ये हमने बड़े रूप में लिखा है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा है? 10 की पावर 4 को जो है गुणनफल इसका को व्यक्त करता है, मतलब कि ये इसको दर्शा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ये जो 10 की पावर 4 है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 को आप 4 बार क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका 10 है ये बेस कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ऊपर ये जो है इसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं या घातांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं?
किसी भी नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 और 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6, यहाँ पर ये 6 आपका क्या हो जाएगा, घातांक कहलाएगा, ठीक है, और ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा, और इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है, इसको हम पावर कहेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप इसमें भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर जो 4 है, 2 की पावर 4 है, उसमें आपको क्या दिया है, 2 की पावर 4, तो 4 जो पावर है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे को हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट यानी कि यहाँ पे इसको आप घातांक कह लेंगे, ठीक है। इस पूरे को आप घात कहेंगे, इस पूरे जो आपके पास एक्सप्रेशन है 2 की पावर 4, इस पूरे को आप क्या कहेंगे, ये घात कहलाएगा, ठीक है। और जो 2 है ये बेस यानी कि आधार आप इसको कहेंगे। तो घात और घातांक में आपको समझ में आ गया होगा कि घात क्या होती है और घातांक क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जब आप पावर के रूप में लिखते हैं तो वो घातांक कहलाता है, जो ऊपर की पावर लिखी है उसको आप क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे। पूरे टर्म्स को आप पावर कहेंगे, और यहाँ पर जो भी बेस होगा, जिसकी भी पावर लिख रहे हैं उसको बेस या आधार कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है घात और घातांक, या घातांक और घात, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको घातांक और घात समझ में आया होगा। जो भी आपके अगले डाउट्स वगैरह जो होंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे, और इस पर बेस्ड और बहुत सारे लॉज हैं और एग्जांपल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।